अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर गुलीना आलम और हमारा आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। चले गाइस, शुरू करते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। हमें इसके डिफिनीशन पढ़नी है, तो हम अपने जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं इससे कि कैसे ये फिगर ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, फॉर द सेक ऑफ लाइक नॉट ओनली लिटरेचर बट लिटरेचर से हट के जितने भी आजकल हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें जो इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ये फिगर ऑफ स्पीच को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। A figure of speech is an expression used to make a greater effect on your reader or listener. First of all, हमें इस बात का अंदाज़ा तो लग गया भाई कि make a great effect means that you have to attract the reader. पता चल गया हमें कि हमने रीडर के अट्रैक्शन के लिए, या जो हमारे सुनने वाला है उसका हमारी तरफ ध्यान बढ़ाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड्स मेकिंग कंपैरिजन, कंट्रास्ट, एसोसिएशन, एक्सैजरेशन एंड कंस्ट्रक्शंस. It also gives a much clearer picture of what you are trying to convey. Students, हमें अंदाज़ा लग गया इन लाइन से कि ये चीज़ों का कंपैरिजन बनाते हैं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा दो चीज़ों को हम लोग कंपेयर करते हैं, 2 या 3 या 4 या 5। उसके अलावा कंट्रास्ट भी करते हैं कि भाई ये चीज़ बेटर है फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम डेट वन. एसोसिएशन, एक्सजरेशन एंड कंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग ब्यूटिफुल. एक्सजरेशन बढ़ा चढ़ा के जो हम लोग बयान करते हैं, ये हमें किसी चीज़ के बारे में एक क्लियर कट पिक्चर बना के देता है हमारे माइंड में. ये तो हमें पता चल गया कि ये है फिगर ऑफ स्पीच. इन अ सिंपल वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच मेक्स एन एक्सप्रेशन और इट वांट्स टू अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन. और in a simple words we can say that it is to beautify a language. What we want to say, उसको बेहतरीन बनाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. हम अब चलते हैं हमारे ऑक्सफोर्ड की जो डिफिनीशन है कि वो क्या कहती है. According to Oxford's Learner's Dictionary, figure of speech is a word or phrase used in a different way from its usual meaning in order to create a particular mental picture or effect. This means कि ये कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, फॉर वॉट टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग. इट कुड बी, अब देखिए बच्चे, इसमें हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम लोग कोई क्लियर कट मीनिंग देना चाहते हैं तो हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, या इसके अलावा हम लोग जो है तो कोई लाइक आयरनी करते हैं या कोई तंज या वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, तो टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मेंटल पिक्चर. सही है कि हम लोग क्या कहते हैं, एक ख़ास किस्म का हम लोग अपने माइंड में जो वी वांट्स टू मेक इट ऑन द रीडर्स माइंड, तो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. चलिए हम लोग अभी स्टार्ट लेते हैं कि जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. Simile. First one is simile, then metaphor, then personification, alliteration, irony, synecdoche, onomatopoeia, symbolism, imagery, hyperbole. These are the some important figure of speech. We will discuss one by one. First, which we can say that it is the most important, that is of simile.
Not only simile, but apart from simile, we have the another one that is metaphor. Okay, so we will start from the simile. A simile is a figure of speech that makes a comparison showing similarities between two different things, actions, or feelings using the words as or like. चले हम लोग तो पहले ये समझ लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच कि ये हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि क्या करता है, कंपैरिजन, एक दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करता है, किसी की एक्शंस को, किसी की फीलिंग्स को, या जैसे हम लोग कहते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल एज लाइक डेट एक्ट्रेस, लाइक और एज का जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, इट इज़ कॉल्ड सिमिली. बच्चे ये जो हमारे पास गाइस, आप लोगों को ये माइंड में रखना चाहिए जी कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये सिमिली भी कंपैरिजन है, मेटाफोर भी कंपैरिजन है. सो व्हाट्स द डिफरेंट? द डिफरेंट इज दैट वी यूज द वर्ड एज और लाइक फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन. एज in Wordsworth's line, I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. Cloud, जैसे कि cloud अकेले बादल इधर उधर अकेले जाते हैं कि नहीं जाते. So I wandered lonely as a cloud. So comparison हुआ कि नहीं हुआ? Like I have to compare myself to the cloud. But for the sake of date comparison, I'm using the word as in this very example. So उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर हुआ होगा. हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, डेट इज मेटाफोर. सो व्हाट इज मेटाफोर? Metaphor is also a figure of speech. It compares two different things without the use of the terms like or as. As I have cleared these things, guys. मैंने आपको ये पहले ही क्लियर करा दिया कि डिफरेंट क्या है. मेटाफर भी कंपैरिजन है ऑफ टू थिंग्स, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ना कि हम लोग लाइक और एज का यूज़ करते हैं. सो ये हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट चीज़ों का, बट वी विल नॉट यूज़ द वर्ड लाइक और एज. It makes an implicit, implied, or hidden comparison between two things is unrelated but shares some common characteristics. Unrelated, it doesn't mean that those subjects should be related. कुछ भी हो सकता है, but हम लोग डायरेक्टली जो कंपैरिजन लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफर. He is a fish out of water. सो आप लोगों को इस एग्जाम्पल से क्लियर होना चाहिए. ही इज़ अ फिश. सो मीन्स ह्यूमन को वो कंपेयर करता है किस चीज़ के साथ? फिश के साथ, आउट ऑफ वाटर. सो ही इज़ लाइक अ फिश नहीं किया हम लोगों ने ये नहीं कहा कि ही इज़ एज लाइक जो भी हम लोग करते हैं कंपैरिजन के ही इज़ एज अ फिश, या हम लोगों ने लाइक फिश नहीं कहा, ही इज़ लाइक अ फिश. हम लोगों ने ये भी कहा ही इज़ अ फिश. हम मतलब हमने डायरेक्ट एड्रेस दे दी, डायरेक्टली हमने कह दिया कि वो एक फिश है आउट ऑफ वाटर. सेकेंड एग्जाम्पल इज शी इज़ अ स्टार इन द स्काई. हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ही प्यारी है या प्यारा है, लाइक अ चांद. सो यहाँ पर शी इज़ अ स्टार इन द स्काई. सो मीन्स द ब्यूटी, जो उसकी ब्यूटी, जो उसकी खूबसूरती है, वो हम लोगों ने डायरेक्टली कंपेयर की है स्टार के साथ. तो डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ. उम्मीद करती हूँ कि ये आपका मेटाफर भी क्लियर हुआ होगा. हम लोग चलते हैं थर्ड वन की तरफ, डेट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच डेट attributes human characteristics to something that is not human. अब पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब है? पर्सोनिफिकेशन भी हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है. डेट एट्रीब्यूट्स, दीज लाइन्स क्लियर, लाइक ये हमारे पास क्लियर है. डेट एट्रीब्यूट्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग डेट इज़ नॉट ह्यूमन. कि हम लोग
जानदारों वाले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग डाल देते हैं नॉट ह्यूमन, जो हमारे पास ह्यूमन हो ही नहीं. It involves directly speaking of an inanimate object as if it were a living entity, often one with specifically human attributes, to giving an animal or object human characteristics. For example, in simple words, directly जब राइटर किसी ह्यूमन की क्वालिटीज़ को दे देता है ना जानदार चीज़ को जो कि बेजान हो उनकी में वो क्वालिटीज़ को डाल देता है, सो मीन्स कि ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है. एग्जाम्पल है हमारे पास, द मून इज स्माइलिंग एट मी. द मून इज स्माइलिंग. सो क्या मून हमारे पास हंस सकता है? नहीं. मुस्कुराहट तो मून में है ही नहीं. बट द थिंग इज़ कि राइटर जो है यहाँ पर मून को ऐसे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन वाली है वो उसमें डाल देता है कि वो हंस रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, द वाटर डांस अक्रॉस माई विंडो. सो हाउ कुड वाटर डांस? अब वाटर तो, पानी तो डांस ही नहीं कर सकता. अब वाटर बेजान है कि नहीं है? और डांस करना जो है तो वो तो ह्यूमन बींग्स की सलाहियत है. तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि पानी डांस करता है? ये इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि हवा बहुत तेज थी या हवा बातें कर रही है. तो हवा कैसे बातें कर रही है? इट्स नॉट पॉसिबल. बट वी हैव गिवन दीज क्वालिटीज़ टू द नॉट ह्यूमन. सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन. होप सो कि ये भी क्लियर हुआ है. हम लोग अपने नेक्स्ट वन की तरफ जाते हैं, डेट इज़ ओनोमेटोपोइया. अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये मुश्किल होती है कि इसका क्या मतलब है या ये क्यों इंक्लूड है. सिंपल, इट इज़ पार्ट ऑफ, ये जो हमारे पास कन्वर्सेशन में हम लोग यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ये हमारे पास पार्ट है एक फिगर ऑफ स्पीच का. ये भी फिगर ऑफ स्पीच ही है. दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेम मेकिंग. गाइज, आप लोगों को इस नेम मेकिंग से पता होना चाहिए कि नेम मेकिंग मतलब नाम बनाना. सो हमें नाम बनाने से पता चल गए कि हाँ, हमारे माइंड में आ जाता है कि भाई ये इफ़ इट इज़ लाइक फ्रॉम डेट पर करेक्टरिस्टिक्स या कोई भी हम लोग आवाज़ सुन लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किसी चीज़ के बारे में हमें बता रहा है या ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है दिस वेरी थिंग. सो दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेम मेकिंग विच रिफ्लेक्ट्स द सेंस एंड includes the formation and use of words to imitate sounds. For example, donk, crackle, moo, pop, zoom, etc. It is very common figure of speech in English literature. Let's suppose example is a dog's bark. So barking means जब कुत्ता बोंगता है तो बोंगने से हमें पता चल जाता है कि it is related to what? To dog, obviously. Hiss, the word hiss, when we heard this one, so we comes to know that yes, it could be about something like snake. तो हमें स्नैक के बारे में पता चल गया कि नहीं पता चल गया. सो वो अल्फाज जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि द राइटर wants to address the thing which is related, like the characteristics related from that very thing. ये जो अल्फाज हमें निशानदेही करती है कि ये जानवर, लाइक लेट्स सपोज मियाओ मियाओ इन उर्दू मीन्स बिल्ली. हमारे माइंड में बिल्ली आ जाती है. इसको हम लोग ओनोमेटोपोइया कहते हैं. उम्मीद करती हूँ कि जो हमने पढ़ा वो आप सबको याद रहेगा. इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. इसके बावजूद भी अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू सो मच. हमारे नेक्स्ट जो इसके अलावा है वो हमारी सेकंड वीडियो में अपलोड होंगी. जो हमारे पास यहाँ पर रह चुके हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.